Hello students, welcome to the class. This is part 3, lecture number 3 of chapter number 1 of class 10th chemistry, lesson number 1. बच्चों ये chemistry lesson 1, class 10th की chemistry lesson 1 का part 3 है. हमने इसके पीछे 2 वीडियोज़ और बनाए हैं और आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक. तो हम लोग आज जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उसी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार चेंज ऑफ स्टेट को दोबारा समझा देते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये सेक्शन कुछ बच्चों को क्लियर नहीं था. इसको दोबारा समझा देते हैं. सो ऑल्दो वी हैव टू डू केमिकल रिएक्शंस टुडे, बट एज पर रिक्वेस्ट आई एम रिपीटिंग टॉपिक नंबर 5, दैट इज चेंज इन स्टेट. तो बहुत ईजी है, आप इसको ऐसे समझिए कि चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि जब कभी भी सॉलिड लिक्विड बने या लिक्विड गैस बने या वाइस वर्सा हो तो मान लिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो जब कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप ये देखते हैं कि देर इज चेंज इन स्टेट where solid is converting into liquid and liquid is converted into gas or vice versa, if you see any of such changes in any substance, you can easily say that they are undergoing a chemical reaction. So in some chemical reactions, it's not always that in some chemical reaction there is a change in state. कभी कभी बहुत कुछ रिएक्शंस ऐसे देखे जाते हैं जहां हम पाते हैं कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है ये बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल एक क्लासिकल और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है जहां आपको ये समझ में आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है. और कैंडल में तो तीनों चेंजेस नज़र आ जाते हैं, क्योंकि जब आप कैंडल को देखते हैं तो कैंडल बना है सॉलिड वैक्स से, और जब आप उसको लिटअप करते हैं तो पहले ये क्या होता है, जलाने पर ये क्या होता है, सॉलिड वैक्स पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड गैस बनता है और अल्टीमेटली गैस बर्न करके लाइट प्रोड्यूस करता है. सो इन द केस ऑफ कैंडल वी सी दैट देर आर 3 changes in states from solid to liquid and then liquid to gas. So this burning of candle is the best example of exhibiting chemical reactions which undergoes change of state. अगर आपको कभी भी ये जानने की इच्छा हो कि केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन स्टेट होता है कि नहीं, तो ये उसके लिए बाय फार द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल हो सकता है. तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि चेंज इन स्टेट होगा. केमिकल चेंज रिएक्शन में चेंज इन स्टेट के लिए कैंडल वैक्स का एग्जांपल हमने जो भी समझाया वो उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, जहां पहले सॉलिड से लिक्विड बनता है और फाइनली लिक्विड से गैस बन करके बर्न करके बात खत्म हो जाती है. सो दिस इज लास्ट टॉपिक दैट वी नीडेड टू डिस्कस. अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं जो क्लास नंबर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम लोग जानेंगे व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस. तो आप इसको सिंपल से समझिए, जिसके लिए पहले एक एग्जांपल दिया है. वी विल गो टू द डेफिनेशंस नेक्स्ट. हम लोग डेफिनेशंस को नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल को देखते हैं. हमारा एग्जांपल क्या है, सिंपल सा है कि एक है कि जिंक, जो हमने हाइड्रोजन रिलीज होने वाला, गैस रिलीज होने वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था, जहां हम लोग हाइड्रोजन के ग्रेनुअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले थे. तो क्या हुआ था, व्हेन जिंक is added to dilute sulfuric acid, there is formation of hydrogen and there is production of heat. ये complete reaction है. तो zinc and sulfuric acid reacts to give zinc sulfate and hydrogen gas. This is a chemical reaction and it has been written in words. अगर एक लेमन से पूछा जाए, एक आम आदमी से पूछा जाए जो कि टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो केमिकल रिएक्शंस को सबसे ईजीएस्ट वे में ऐसे लिखेगा, नहीं तो लिखने वाला पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकता है, पूरा डिस्क्राइब करते हुए कि व्हेन वी टेक जिंक एंड वी एड इट टू दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट. तो इस तरह से ये हुआ पैराग्राफ के फॉर्म में. अब आप सिंपल से समझिए कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप पैराग्राफ के फॉर्म में कर सकते हैं, आप उनको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट ये वर्ड इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, यह सही मेथड नहीं है, ये लेंदी है, इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. तो क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं या ये जो वर्ड इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज़ अ वर्ड इक्वेशन. याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन है और इसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं. क्या क्या एरर्स हैं, ये लेंदी है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस को कम्प्लीटली नहीं दिखा रहा. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो दिखा रहा है पर डाइल्यूट फॉर्म में है, ये नहीं दिखा रहा है.
हाइड्रोजन दिखा रहा है, बट ये गैसियस स्टेट में है, ये नहीं दिखा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन उस केमिकल इक्वेशन से जो वर्ड से बने हैं हमें मिलता है वो इनकम्प्लीट है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस को सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस ढंग से, या वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस ढंग से, तो हमारा इक्वेशन अनसिस्टमेटिक होगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, लेंदी होगा और उसमें एरर की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो साइंटिफिक मेथड कहता है कि आप करिए ये कि आप उनके नेम को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कीजिए। इन प्लेस ऑफ राइटिंग द कंप्लीट नेम यू नीड टू राइट द सिंबल्स। केमिकल इक्वेशन कहता है कि आप नाम की जगह सिंबल का इस्तेमाल कीजिए। तो जिंक की जगह Zn लिखिए, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर H2SO4 लिखिए, जिंक सल्फेट की जगह पर ZnSO4 लिखिए और हाइड्रोजन की जगह पर H2 लिखिए। तो अब यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन बन गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन 3 ways. This is in the form of sentence, this is in the form of word equation, and this is in the form of symbols which can be called chemical equation. Although this is even not complete, ये equation भी complete नहीं है, but then it is a chemical equation because here the chemical reaction has been represented using symbols. तो जब किसी chemical reaction को symbols के through represent करते हैं तो वो chemical equation कहलाता है। और ये क्यों बेहतर है? 1 2 3 तीन मेथड्स आपने देखे किसी रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के। आप सेंटेंस केस में लिख सकते थे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते थे, आप सिंबल्स के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप सिंबल्स के फॉर्म पे लिखिए, क्योंकि ये ईजी है टू राइट, ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर। रिएक्शंस में आपको एटम्स, इसमें एटम्स की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, यहाँ एटम्स की कंप्लीट जानकारी मिल रही है कि H2 है, SO4 है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये बाय फार इन तीनों मेथड्स में बेस्ट मेथड है। तो अब हम लोग डिफिनीशन पर आते हैं। जब हम लोग समझ गए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो डिफिनीशन है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सो वी गेट इट। अब हम लोग को समझ में आ गया है कि केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना। केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, और वो बाय फार वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि 3 तरीके हो सकते थे केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के, सेंटेंस मेथड, वर्ड इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। इन तीनों में शॉर्टेस्ट, ईजीएस्ट, बेस्ट, एरर फ्री यही है। तो इन तीनों में यही ज़्यादा अच्छा है, यही यूज़ करेंगे। अब इसमें हम लोग सीधा देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में सब रिएक्टेंट्स कहलाएंगे और राइट हैंड साइड पे सारे प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो द सब्सटेंस विच कंबाइन आर नोन एज रिएक्टेंट्स, तो ये जिंक और H2SO4 यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और द सब्सटेंस विच आर रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ नोन एज प्रोडक्ट्स। यहाँ पर प्लस साइन शो कर रहा है कि ये दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, दो चीज़ों को जोड़ता है, दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे भी प्लस साइन दो सब्सटेंस के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो और ये एरो साइन जो है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो दिस एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, द हैपनिंग ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेस्ट वन लाइन डिफिनीशन क्या हो गया? तो केमिकल रिएक्शन इज ए शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। तो बड़े से केमिकल रिएक्शन को छोटे तरीके से समझाना हो तो बेस्ट तरीका है कि आप केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस के अब हम लोग अगले टाइप्स पे जाते हैं। तो अब तक हम लोग समझ चुके हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what are different types of chemical equations. So the chemical equation can be balanced and it can be unbalanced. So what is the basic difference between a balanced and an unbalanced reaction? अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए आप ध्यान समझिए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन में सिर्फ सब्सटेंस एज ए रिएक्टेंट एंड एज अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इन ए अनबैलेंस्ड रिएक्शन सिर्फ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। जबकि बैलेंस्ड इक्वेशन में यह भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहने चाहिए, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैनॉट बी क्रिएटेड, मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना क्वांटिटी में रिएक्टेंट लेंगे उतना ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यूँ समझ लीजिए सिंपल भाषा में, अभी केवल रिएक्शन रिएक्शन लिखना है तो वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। उस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स को भी कंट्रोल करना है तो बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यार ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी, हमने अंडरलाइन कर दिया है। दोबारा समझा रहे हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए। इक्वेशन दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी इक्वेशन को इस ढंग से रिप्रेजेंट कीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, या लेफ्ट एंड राइट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स शुड रिमेन इक्वल, यानी कि रिएक्शन के साथ साथ उनके नंबर ऑफ एटम्स भी कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि ये एक सीधे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता, मास कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो किसी भी रिएक्शन में आप जितना मास प्रोडक्ट का लेंगे उतना ही मास ऑफ सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट बोलना चाहिए था, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट लेंगे उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपने आधा केजी रॉ मटेरियल लिया है तो फिनिश प्रोडक्ट भी तो आधा केजी ही निकलेगा ना, वो ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन इस बात पे बेस्ड है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन इस बात पर बेस्ड है कि मुझे केवल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप जल्दीबाजी में कभी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और आप सिर्फ केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अनबैलेंस लिखते हैं, पर जब आप टेक्निकली सही इक्वेशन लिखते हैं तो बैलेंस्ड। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि बेहतर कौन है और इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर तो आप समझ गए। केवल रिएक्शन रिएक्शन लिखा हुआ हो तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर रिएक्शन के साथ साथ राइट एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो, तो फिर वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है, और बेहतर है बैलेंस्ड। आउट ऑफ दीज टू बेस्ट है कि आप हमेशा कौन सा इक्वेशन लिखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखे एग्जांपल दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में Zn कितना यूज़ हुआ है 1, और रिएक्टेंट में Zn कितना यूज़ हुआ है 1 एटम, और प्रोडक्ट में Zn कितना है 1 एटम, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, S1O4 S1O4। तो ये आप ध्यान दे रहे होंगे कि Zn, H, S और O तीनों रिएक्टेंट और तीनों प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम्ड है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। तो जो इक्वेशन ऊपर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि ना सिर्फ केमिकल रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंटेड, उसमें यह भी इंश्योर किया गया है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम्स हमेशा सेम हो। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ अ इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, केवल क्योंकि अनबैलेंस्ड में तो केवल आप केमिकल रिएक्शन लिखने में इंटरेस्टेड है। जैसे आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो H2 और O2 दोनों रिएक्ट करके H2O बनाता है ना, ये बहुत कॉमन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो वाटर बनाएगा, यानी कि H2 एंड O2 रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म H2O। H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ये रिएक्शन सही है, बट ये बैलेंस्ड है कि नहीं? तो नहीं। आप देखिए कैसे, इधर H2 है, इधर भी H2 है, पर इधर O2 है, पर इधर O1 ही है, यानी कि हाइड्रोजन लेफ्ट एंड राइट साइड पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, पर ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। यानी कि ये इक्वेशन तो केमिकल इक्वेशन है, बट ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ मास ऑफ reactant and product is not equal. So an unbalanced equation has unequal mass of elements in reactant and product. Unequal है क्योंकि ऑक्सीजन के केस में, so ये unbalanced कहलाएगा। और ये unbalanced equation सही नहीं होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है matter cannot be created, cannot be destroyed। इसलिए हमें हमेशा ऐसे केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहिए जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करे। कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जो अभी 2 मिनट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि सही क्या है। तो सही है कि अगर आप बहुत हड़बड़ी में हैं और आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो इट्स ओके, लेकिन एक सही मेथड
ये है कि आपके केमिकल इक्वेशन को हमेशा आपको बैलेंस करना है, बिना बैलेंस किया हुआ केमिकल इक्वेशन सही नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन करेंगे कैसे। तो हम लोग पुराने एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को हमेशा टेक्निकली सही काम करना है, और टेक्निकली सही काम क्या है, टेक्निकली करेक्ट मेथड ये है कि आपको हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। तो आप कैसे ऐसा कर पाएंगे? तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल सामने लेते हैं। H2 2 था, ऑक्सीजन 2 था, पर इधर H2O 1 ही है, ये सिनेरियो गड़बड़ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाया जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड में बच्चों कोई मेथड नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं, दोनों साइड में अल्ट्रेशंस करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में अल्ट्रेशंस करते हैं, तब तक जब तक कि दोनों साइड बराबर ना हो जाए। तो इसका कोई फिक्स्ड, कोई गणित या कोई बनाया हुआ मैकेनिज्म नहीं है। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 2H2O जोड़ दिया। तो जब 2H2O जोड़ दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन मैच कर गया। अब दोनों साइड ऑक्सीजन 2 है ना, दोनों साइड ऑक्सीजन 2 है, बट हाइड्रोजन बदल गया। तो अब यहाँ पे 2H2O के बाद हाइड्रोजन के आगे भी 2 डाल दिया, है ना। आप देख रहे हैं, पहले H2O का आगे 2 डाला, पहले कुछ भी नहीं था, अब पहले यहाँ पे 2 लिखे, फिर यहाँ पर भी 2 लिखे। तो जब यहाँ पे 2 लिखे तो हो गया 2 2 ज़ा 4, तो 4 रिएक्टेंट, 2 2 ज़ा 4, 4 प्रोडक्ट, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ये लिखते तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता, टेक्निकली सही नहीं होता। ये लिखेंगे ये सही है, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसीलिए हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए। इसके बाद आज यहीं पे हम लोग ब्रेक लेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो आज आपने बेसिकली पढ़ा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और क्या सही है, बैलेंस लिखना चाहिए कि अनबैलेंस्ड। तो याद रखिए, हमेशा 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 बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए, टेक्निकली सही तरीका वही है। अगले दिन हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि हाउ टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। हम अपने इक्वेशंस को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, ये हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।